क्षमा शर्मा रचना की दुनिया में सक्रिय और सार्थक भागीदारी कर रही हैं। दैनिक पत्र पत्रिकाओं के अलावा वे 75-76 से आकाशवाणी के लिए कहानियों, वार्ताओं, नाटकों, रूपकों और बच्चों के कार्यक्रमों के लिए नियमित लेखन भी कर रही हैं। वे एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। यही नहीं, पत्रकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए विभिन्न संगठनों से जुड़कर जुझारू भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने गंभीर पाठक वर्ग के लिए अनेक यादगार कहानियां और उपन्यास तो दिए ही, बच्चों के लिए भी उल्लेखनीय साहित्य की रचना की। हिंदुस्तान टाइम्स की बाल पत्रिका नंदन से जुड़ी हैं। उनके प्रमुख कथा संग्रह हैं काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियां और थैंक यू सद्दाम हुसैन। उनके चर्चित उपन्यास हैं दूसरा पाठ, अन्नपूर्णा और शस्य का पता। चर्चित बाल साहित्य है परी खरीदनी थी, शिब्बू पहलवान, भाई की सीख, पानी पानी, पन्ना धाय, मिट्ठू का घर, तितली और हवा, चालाकी की सजा, भेड़िए के जूते, राजा बदल गया, धरती है सबकी, पीलू, दोना भर जलेबी, इंजन चले साथ साथ, चप्पू चला ढूंढने शेर और एक झूठी कहानी। उनकी कृति है स्त्री का समय, जिसका प्रकाशन मेधा बुक्स ने किया है। यह पुस्तक स्त्री के अधिकारों के पक्ष में एक जोरदार अभियान है और पुरुषवादी सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक प्रबल प्रतिरोधी स्वर। हमने क्षमा शर्मा और उषा महाजन को इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। सन 75 में जब संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था, तब अमर उजाला में आपका एक लेख संपादकीय में छपा था जो स्त्रियों की स्थिति को उभारता था। ऐसे अनेक लेख तब से हम आपके लिखे हुए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं। आपके इन्हीं लेखों का संकलन आपकी ये प्रस्तुत पुस्तक स्त्री का समय है। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्त्री का समय शीर्षक देते हुए आपके मन में क्या था कि स्त्रियों के लिए क्या वर्तमान समय ऐसा समय है जब वो अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, अपने पूरे स्व के साथ उभर कर बाहर आई हैं, अथवा यह समय ऐसा है जबकि स्त्रियों के लिए माकूल समय है जब वो अपनी पूरी प्रतिभा को उजागर कर सकती हैं। पुस्तक को लिखते हुए मुझे लगा कि जैसे अभी हाल फिलहाल का ही आप उदाहरण ले लीजिए तो जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति है, सीधी सी बात है। तो 33% आरक्षण की जो बात हुई उसमें हमने जो जितने भी महिला एमपीज थीं उनको आपने देखा कि वो अपनी पार्टी लाइन से अलग हटके इस मुद्दे पर सभी इकट्ठी हो गई थी और सभी ने ये मांग की कि महिलाओं का आरक्षण किया जाना चाहिए, उन्हें सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्त्रियों की ये सत्ता हमारे देश की कितनी प्रतिशत स्त्रियों के पास है? जबकि आपकी किताब में ही एक अध्याय है मनुवादी तालिबानों का घोषणा पत्र, जिसमें आपने बताया एक पुस्तक का जो आपने जिक्र किया है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो कर्तव्य शिक्षा, स्त्रियों की कर्तव्य शिक्षा, जिसके 40 के करीब संस्करण निकल चुके हैं और वो 9,40,000 घरों में पहुंची हुई है। तो आप जरा इसे स्पष्ट करेंगी कि स्त्रियों का क्या सचमुच यह समय है? देखिए, जब
इतिहास का चक्र उल्टा चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी गति से चल सकता है कि वो सारी सीमाएं लांघ के भाग जाएगा, या कि वो सदियों से जो कुछ बना बनाया है उसको तहस नहस कर देगा। और चीज़ें बदलती हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलती हैं, फिर वो छलांगे लगा के भी बदलती हैं। आपने देखा होगा कि मेरी माँ वो सब नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो कितने लोगों तक पहुँची, या जो आप किताब की बात कर रही हैं, ये उसी का परिणाम है कि स्त्रियाँ सत्ता में भागीदारी मांग रही हैं। और उसका जो शीर्षक है मनुवादी तालिबान, तालिबान मैंने इसीलिए लिया कि एक तरफ आप तालिबान देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में वो क्या कर रहे हैं औरतों के साथ। औरतें वहाँ भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उनके पास कोई अपने रोज़गार का ज़रिया नहीं है, और उनको बुर्के में बंद कर दिया गया है दोबारा से। और यहाँ भी अगर जिस तरह से वो पुस्तक है और उसमें बताया गया कि किस तरह के आदर्शों की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री को ढोनी है, आत्मोत्सर्ग के सारे कोड़े उसकी पीठ पर पड़ने हैं, किस तरह उसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह उसे रहना है, उसे किसी पुरुष से बात नहीं करनी है। तो वो बताती है कि उन तालिबानों और इन तालिबानों में कोई फ़र्क नहीं है, और तालिबानों का उभार ये बताता है कि वो औरतों से कितने डर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया है अपनी किताब में भी कि महिला संगठन उभर के आए हैं, जी। महिला संगठनों की भूमिका के बारे में आप कुछ बताएंगी कि औरतों को अधिकार दिलाने में महिला संगठनों की भारत में क्या भूमिका रही? मैं समझती हूँ बहुत अच्छी भूमिका है। कम से कम कहीं कोई एक सहारा, जहाँ कोई सहारा दिखाई न देता हो, वहाँ कुछ सहारा, और महिला संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे महिला संगठन हैं जो पीड़ित महिलाओं को जाके मदद दिलवाते हैं, और दिल्ली में ही कितने सारे हैं। सहेली है, जनवादी महिला समिति है, NFIW है, कल्याणी है, मानुषी, तो सारे मैं नहीं समझती, बल्कि महिला संगठनों की बड़ी भूमिका है स्त्रियों की आवाज़ को बुलंद करने इसके में। बावजूद भी क्या कारण आप समझती हैं कि औरतों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, और न ही दहेज की जो प्रथा है हमारे यहाँ वो घट रही है? आए दिन आप समाचार पत्रों में देखती होंगी कि दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया गया या अत्याचार किया गया, या क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर भी भीड़ लगी होती है। लोग लड़की वाले अपने उनके वर पक्ष के खिलाफ वो दावे करते हैं कि उनका सामान वापस कर दिया जाए। इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं इस जागरूकता के बावजूद, महिला संगठनों के बावजूद ये कम नहीं हुई हैं? एक तो महिला संगठन धीरे धीरे फैल रहे हैं, और वो उनके सीमित साधन हैं। आप क्या ये नहीं समझती हैं कि उनके अंदर एक तरह की डेडिकेशन की कमी है? या नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती। वो जिस तरह से काम करते हैं, आखिर महिला संगठन कोई दमकलें नहीं है कि जहाँ पे आग लगी है फ़ौरन जाके बुझा देंगे, लेकिन जितने भी उनके पास साधन हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि क्या कारण है कि इतनी सारी जागरूकता आ रही है ना, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, वे पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, फिर भी अत्याचार में कोई कमी नहीं आती, और उन्हें दहेज के लिए जलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि आमतौर पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे उनके विवाह से जुड़े हुए हैं, जो आपने कहा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। तो जब तक स्त्री का अंतिम कर्तव्य, लड़की का पैदा होते ही अंतिम उसकी जो ये है कि तू पैदा जैसे ही हुई है तो तू पराए घर की अमानत है, जब तक उसका अंतिम वो ये रहेगा कि विवाह। इसके लिए तो सामाजिक जागरूकता को लाना होगा, और सामाजिक हमारे जो संस्कार उनको बदलना पड़ेगा। हाँ, तो वो बदलेंगे। आज आप देखिए कि जो लड़कियां हैं वे सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ये महानगरों की स्थिति है। आप छोटे शहरों में चले जाइए तो आपको वहाँ लड़कियों में महानगरों से अधिक जागरूकता मिलेगी, क्योंकि वहीं जागरूकता की सबसे अधिक ज़रूरत भी है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ा कि राजस्थान जैसे जगह पर, वहाँ के एक छोटे शहर में जहाँ शिक्षा का प्रतिशत इतना कम है, जहाँ अभी भी सतियाँ हो रही हैं, वहाँ एक लड़की ने अपनी बारात को वापस कर दिया दहेज मांगने के लिए। तो जागरूकता बढ़ रही है, और लड़कियां आज अपना अंतिम लक्ष्य शादी नहीं मान के चलती हैं। माफ़ कीजिएगा शमा जी, आप मीडिया से जुड़ी हैं, लेकिन स्त्री से जुड़ी जितनी पत्रिकाएं हैं वो हमारी आम घरेलू स्त्री को क्या परोस रही हैं?
आपका एक अध्याय भी है आपकी पुस्तक में, जी। आप जरा इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है कि जो महिला पत्रिकाएं हैं, दरअसल उनकी जो पाठिका है वो उसको समझती हैं कि उसका प्रमुख कर्तव्य है कि जब उसका पति घर पे आए तो वो कैसे खुश दिखे, कैसे लिपस्टिक लगा के रहे, है ना, किस तरह की साड़ी पहने, कैसे हंसकर उसका स्वागत करे, कैसे मेहमानों का स्वागत करे, जो मध्यम वर्ग की स्त्री है ना, नहीं उसके लिए उन पत्रिकाओं में आमतौर पे आप यही देखेंगे कि दाम्पत्य से जुड़े मसले ही होते हैं। क्यों नहीं ये पत्रिकाएं औरतों में एक जागरूकता पैदा करती हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, घरेलू स्त्री भी क्या का श्रम भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि आज की घरेलू स्त्री उस पहले के घरेलू स्त्री की तरह नहीं रह गई है। वो बच्चों को पढ़ाती है, बाहर सौदा करने जाती है, किसी खजांची की तरह घर का हिसाब किताब करती है, गाड़ी चलाती है और अपने पति को केपीआर की तरह भी काम करती है वो। तो क्यों नहीं ये पत्रिकाएं उसको वो अधिकार दिलाने की कोशिश करती हैं जिसकी कि उसको जरूरत है, कि घर के श्रम को भी वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा समझा जाए। क्यों नहीं वो ऐसा करती हैं? आप इसके ऊपर एक सर्वेक्षण में बताया गया था कि औसत भारतीय स्त्री 18 घंटे काम करती है, और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये, अभी आपने ही कहा कि पहले जैसी स्त्रियां नहीं रही हैं। मैं समझती हूँ पहले भी जो घर में औरतें रहती थी वो बहुत काम करती थी। आज तो फिर भी तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है कि भाई आपको चक्की नहीं चलानी है, आपको चूल्हा नहीं फूंकना है, आपको कुछ ऐसे काम नहीं करने। पुराने ज़माने की औरत तो पूरा जीवन, और आज भी स्त्री का जो घर में रहती है उनका अधिकांश समय रसोई घर में बीतता है। तो इन पत्रिकाओं की दरअसल जो पाठिकाएं हैं वो, इनको लगता है कि वे हैं जो इसे खरीद के पढ़ सकती हैं। तो जो खरीद के पढ़ सकता है तो उसके पास कुछ पैसे होंगे तभी तो पढ़ सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि आम जो खेतिहर औरतें हैं जो कि घर में भी काम करती हैं, खेत पे भी काम करती हैं, उनके मर्द शराब पी के पड़े रहते हैं। आप 80% तक औरतें ऐसी हैं कि जो, लेकिन उनके काम की कोई शिनाख्त नहीं होती, और इन पत्रिकाओं को वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती। क्या आप नहीं समझती हैं कि स्त्रियों की कर्तव्य शिक्षा से ये पत्रिकाएं बहुत मिलती जुलती हैं? क्यों नहीं। अगर स्त्रियों की कर्तव्य शिक्षा में ये बताया गया है कि जो स्त्री है जब पति आए तो वो उसका कैसे स्वागत करे, पान चबाए, अंजन लगाए, उपटन लगाए, और रमणी हो उसके लिए, और वक्त पड़े तो मंत्री भी हो उसके लिए, और ज़रूरत पड़े तो उसके साथ खेले भी। तो ये पत्रिकाएं भी ऐसा करती हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये ऐसा करती है कि जब पति आए, जब आपका हनीमून पर जाएं तो कैसा करें, और जब आप पतिदेव जी तनख्वाह लाएं तो आप कैसा करें, और जब वो घर में घुसे तो लिपस्टिक लगा के उनका स्वागत करें, जब पतिदेव के मित्र आ जाए तो उनको कैसे करें, कोई फर्क नहीं है। आपने अपनी पुस्तक में ये जिक्र किया है कि बीजिंग में कैसे महिलाओं ने ये घोषणा की कि उनका शरीर उनका अपना है, उनके शरीर के बारे में फैसला करने का अधिकार भी उनका अपना है। तो भारत की स्त्री के ऊपर ये कितना सच बैठता है? अगर अभी सच नहीं बैठता तो बैठ जाएगा। आखिर कहीं एक आवाज़ तो उठी, क्योंकि आज तक स्त्रियों ने अपने शरीर के बारे में खुद फैसले कभी किए ही नहीं हैं। वो कैसे कपड़े पहनेंगी, वो कितने, उनके सारे विधान मर्दों ने बनाए हैं। स्त्रियों ने अपना इतिहास कभी नहीं लिखा है। ये पहली बार हो रहा है कि औरतें करेंगी, मेरा शरीर है, मैं फैसला करूं, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करना चाहिए। ये सिर्फ आप हिंदू स्त्रियों के बारे में कह रही हैं? नहीं, मैं सभी के बारे में कह रही हूँ। मैंने अभी आपको तालिबानों के बारे में बताया कि स्त्री को फैसला करने का आप सभी हिंदू हो, कोई भी हो, स्त्रियाँ दोयम दर्जे की नागरिक हैं और उन्हें अपने बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है पूरे उसमें। किसी एक धर्म से संबंधित बात नहीं कह रही हूँ। शमा जी, आपने इसी पुस्तक में एक अध्याय महादेवी वर्मा जी के ऊपर काफ़ी बड़ा सा एक चैप्टर दिया है। तो मैं पढ़ने से पहले सोच रही थी कि स्त्री के समय में के साथ महादेवी जी का क्या संबंध आप जोड़ सकती हैं। यद्यपि ये तो मानी बात है कि 1930 में और 30 के दशक में जबकि औरतों के ऊपर औरतें नहीं लिख रही थी, महादेवी जी ने औरतों के दुख पर खुद औरत होकर एक लिखना शुरू किया और एक ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप ज़रा बताएंगे कि क्या खास ऐसी बात थी कि आपने इस चैप्टर को इसमें आपने बात पहले ही कह दी
कि महादेवी जी ने औरतों के दुखों के बारे में जैसे लिखा है, उनके आप कोई भी वो उठा लीजिए, लक्ष्मा, बिबिया, भाभी, वे कितनी परिश्रमी स्त्रियां हैं और वे कितने अत्याचार सह रही हैं इस समाज के। भाभी को देखिए, वो एक 19 साल की युवती है जो विधवा हो गई है और उसे अब अपने पति के नाम पर जिंदा रहना है, और उस जिंदा रहने में ये है जो स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा है उसे आप भाभी में देख सकती हैं कि जिंदा रहने में ये है कि उसकी ननद जब आती है और जब वो लौट के जाती है तो इस विधवा बहू के शरीर पर बड़े बड़े नील और जख्म के निशान मिलते हैं। और जैसा उन्होंने वर्णन किया है उसमें यह है कि वो उस स्त्री को, जो लेखिका है, बच्ची है और उसे देख रही है और उसको मारते मारते बेहोश कर दिया जाता है। और किस अपराध के है उसमें कि उसने रंगीन फूलों वाली चुन्नी ओढ़ी थी। तो महादेवी मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती हैं और उन्होंने जैसे कहा, देखिए अपने समकालीनों के बारे में भी उन्होंने जैसे लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, कितनी बड़ी बात है उस समय ये कहना, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी की शादी हो रही है और जब कन्यादान का वक्त आता है तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है, मैं उसका कन्यादान नहीं करूंगी। महादेवी तो बहुत बढ़िया, जबकि आज भी लोग कन्यादान करते हैं। कन्यादान लोग क्या करते हैं, होता ही है और लोग मतलब ये समझते हैं कि चलो ठीक है, इसको आप जो है दे दीजिए किसी को। पद्मा सचदेव ने मुझे बताया था कि कश्मीर में, जम्मू में ऐसी वो थी, परंपरा थी कि जब विवाह होता था, राजपूतों के यहाँ खासतौर से विवाह होता था तो लड़की को एक लकड़ी साथ में दे दी जाती थी कि ये तुम्हारी चिता की लकड़ी है, यानी कि तुम अब पूरी जिंदगी इस घर में वापस नहीं आओगी, तुम्हारी चिता की लकड़ी भी हमने साथ में दे दी। शमा जी, महादेवी जी का जो मैंने जिक्र किया उसका खास एक मकसद ये भी था आपसे पूछने का कि उन्होंने जो भी लिखा उसमें उन्होंने स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों द्वारा अत्याचार को ही दिखाया है कि कैसे एक स्त्री ही स्त्री के ऊपर अत्याचार करती है। तो इसको आप कैसे इसका स्पष्टीकरण करेंगी? मैं समझती हूँ कि जिसके पास सत्ता होती है सारे पलड़े उसी के पक्ष में झुके होते हैं और हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। तो मेरा बेटा है, मेरे काबू में रहेगा, और मेरे काबू में कब रह सकता है, जबकि वो अपनी पत्नी को दबा के रखेगा और या मैं उसकी बहू को दबा के रखूँ। और इसमें आर्थिक पक्ष भी काम करते हैं कि भाई बेटा अगर बहू के उसमें चला गया तो मुझे नहीं पूछेगा, मेरी देखभाल नहीं करेगा, इसलिए उसे दबा के रखना है। दूसरे, फिर जो बर्ताव मेरी सास ने मेरे साथ किया था और मैंने उसे खामोशी पूर्वक सह लिया, उसको मैं कहीं तो बदला चुकाऊंगी, तो मुझे अपनी बहू के साथ करना है। लेकिन ये एक क्या कहना चाहिए, बहुत जल्दी आप पाएंगे कि बहुत गए जमाने की बातें हो गई और ऐसा नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये पितृसत्ता का ही नतीजा है कि एक औरत एक दूसरी की औरत के ऊपर अत्याचार करती है, क्योंकि जो दबी हुई औरत है वो जब उसे थोड़ा अधिकार मिलता है तो वो उसका प्रयोग करना चाहती है। आपके कहने का ये तात्पर्य है कि जब स्त्रियां स्वतंत्र होंगी, जब वो मुक्त होंगी, तो वो दूसरी स्त्री पर अत्याचार। बल्कि जमाना बदल रहा है। मैंने आपको अभी कहा कि एक जमाना था कि अगर मान लीजिए दिल्ली में किसी दल की सरकार है और यहाँ किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उस दल के लोग नहीं बोलेंगे, और यदि पश्चिम बंगाल में किसी और दल की सरकार है, वहाँ किसी पर अत्याचार होता है तो वहाँ उस दल के लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन ये महिला आरक्षण के सवाल पे आपने देखा कि दल की उससे, राजनीति से हट के सब लोग इकट्ठे होकर बोले थे। तो अब ये जमाना जा रहा है। आपसे ये प्रश्न करने का की जिज्ञासा हो रही है कि जिस देश में औरतें इतनी खुलकर बाहर निकल रही हैं, उसी देश में अगर हम असलियत में जाएं तो आज भी पढ़ी लिखी औरतों के साथ वही व्यवहार होता है जो कि कभी घरेलू औरतों के साथ भी हुआ करता था। मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि एक लड़की को लेकर मैं एक महिला संस्था में गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी सारी तनख्वाह ले लेते थे और उसको पॉकेट खर्च के रूप में उसको 500 रुपया या 700 रुपया दिया करते थे। जब मैंने ये बात महिला संस्था के सचिव को बताई तो उन्होंने हंस के मुझे कहा कि ये तो दिल्ली की 95% महिलाओं के साथ होता है कि उनकी तनख्वाह ले ली जाती है।
तो इस प्रकार की अगर औरतें नौकरी कर रही हैं लेकिन उनके साथ उसी तरह का दुर्दांत व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि सचमुच ये स्त्री का समय है? अगर आज भी लड़कियां वर के सामने सज धज कर बैठती हैं और वो फिर उनको नकार कर चले जाते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को देखते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ये, और आप अपने ही अखबारों में वैवाहिक विज्ञापनों को देखिए, एक और तो वो पढ़ी लिखी लड़की मांगते हैं, कामकाजी औरत मांगते हैं, दूसरी ओर साथ में ये भी लिखा होता है कि वो होमली होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो विरोधाभास हमारे समाज में चल रहा है, तो क्या समझती हैं कि इसमें स्त्री सचमुच आगे बढ़ सकती है? क्यों नहीं? आप ये इतने सारे सवाल कर रही हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि स्त्री आगे बढ़ रही है। आज से पहले तो स्त्रियां इस बात को अपनी नियति ही मानती थी ना, कि होमली होना चाहिए, हमें घूंघट मार के रहना चाहिए, हमें दहेज का विरोध नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक नौकरी पेशा औरतों की तनख्वाह लेने का सवाल है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि औरतों को नौकरी ही नहीं करनी चाहिए। तनख्वाह ठीक है, ले ली जाती है, लेकिन यह है कि उसका विरोध भी तो बढ़ रहा है। और स्त्री की नौकरी का मतलब सिर्फ उस घर को आर्थिक रूप से कुछ संबल प्रदान करने के मुकाबले उसकी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता भी है, ये समझ बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये वाकई स्त्री का समय है और 21वीं सदी तो स्त्रियों की ही होने वाली है। मीडिया के रोल के बारे में बताइए कि मीडिया जो सामाजिक कितनी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, दहेज मसलन एक बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, इसको लेकर क्यों नहीं ज़्यादा विस्तार के साथ उभरता है? मतलब जैसे कुछ एक वो देते हैं अपने यहाँ किसी दहेज हत्या के बारे में या इस प्रकार के किसी घटना के बारे में जब वो सूचना देते हैं तो वो उसके अंत तक क्यों नहीं जाते हैं? वो केवल समाचार देकर उसको बंद कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसका फॉलो अप होना चाहिए और उसको अंत तक उनको जाना चाहिए और उसकी जड़ तक जाकर कहाँ पर उसको परिवर्तन हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया की भूमिका औरतों के अत्याचार को कम करने में काफ़ी बड़ी हो सकती है और जो महिला संबंधी मसले हैं उनको और ज़्यादा उससे उठाया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि स्त्री को जगह बढ़ी है मीडिया में निरंतर। स्त्री के कहाँ पहले बहुत महिलाओं का कोना या महिलाओं का पन्ना जैसी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मीडिया ही है जिसने कि महिला समस्याओं को काफ़ी और हमारे यहाँ का मीडिया बहुत सहानुभूतिपूर्वक उठाया है और आप देखेंगे कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे लगातार आते हैं। लेकिन शमा जी, इसी मीडिया ने तो सती की महिमा को भी नहीं, लेकिन इसी मीडिया ने सती की महिमा का विरोध ही किया था। आपको याद अगर हो तो नवभारत टाइम्स वहीं से जयपुर से निकलने वाला अखबार था और वो बिल्कुल तलवार लेके खड़ा हो गया था। मैं जो कहानियाँ लिखती हूँ वे भी स्त्रियों से ही जुड़ी अक्सर होती हैं और मेरा पूरा सोच समझ ही ये है कि बदलाव चाहिए। जब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं कुछ नहीं हो सकता है। उस बदलाव में कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं, लेकिन बदलना है चीज़ों को। और इसीलिए मैं कहानियाँ, उपन्यास वगैरह मेरे सारे स्त्रियों से ही संबंधित हैं। जो पुस्तक परछाई अन्नपूर्णा है उसमें भी मेरे ख्याल से जी हाँ, उसमें कामकाजी औरत की समस्या है कि कैसे वो कितने मोर्चों पर उसको अकेले काम करना पड़ रहा है। वो घर भी संभाले, वो बच्चे भी देखे, वो नौकरी भी करे, वो सहयोगियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, वो घर में भी अच्छा व्यवहार करे, वो सड़क चलते भी अच्छी दिखे, वो खुद भी अच्छी दिखे। इस तरह के वो कामकाजी औरत से संबंधित है। तो उसका आपने किस प्रकार उपसंहार किया? उपसंहार तो उसका बेटी के जन्म के रूप में होता है। और ये भी बड़ी बात है कि आज माँ जो है बेटी के जन्म पर खुश होती है। इससे पहले तो माँ आंसू बहाती रही है ना बेटी के जन्म पर। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है कि मेरी बेटी पैदा हो तो मैं मिठाई बांटूं। अब तक थालियां उल्टी जाती रही हैं, तवे उलट दिए जाते रहे, चूल्हे में पानी डाल दिया जाता था लड़की पैदा हो। क्या आप समझती हैं माँ ही में इस प्रकार का बदलाव आया है या पिता भी बेटी के जन्म को अब सकारात्मक रूप में ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एमिनोसेंटेसिस जो है वही बात है कि लड़का चाहिए। लड़का क्यों चाहिए? वंश चलाना है। वंश क्यों चलाना है? पितृसत्तात्मक समाज को बनाए रखना है।
तो लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, अमीनो साइंटिस्ट ने बहुत अत्याचार किया है, वो इतने 5 साल के भीतर 78,000 जी मादा भ्रूणों की हत्या कर दी गई। लेकिन ये है कि चीज़ें बदलेंगी और आपने मैं अपनी बहुत पुस्तक आशावादी हूँ। में जी आपने यही दिखाया है कि जी। बेटी के जन्म से भी अब परिवार में वैसी निराशा नहीं व्याप्त जी, होती जी, है। जी। कम से कम पढ़े लिखे परिवारों में जी ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है। और ये इसमें आप अभी मीडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही थी, लेकिन मीडिया का रोल है। शमा जी, जो भारतीय स्त्री को जी। स्वतंत्रता के बाद संपत्ति का अधिकार मिला है जी। पिता की संपत्ति में, क्या आप समझती हैं कि उसका सदुपयोग हो रहा है उस अधिकार का? क्या ससुराल वाले उस संपत्ति के अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? जबकि वे जैसे ही पिता की संपत्ति में लड़की का हक उन्हें पता चलता है तो वो उस पैसे को या उस जायदाद को उसे लाने के लिए उसके ऊपर में बलपूर्वक उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि उसे लाना चाहिए, उसे घर में हक मांगना चाहिए, भाई को ही केवल ना चला जाए जी। जो पिता का जो जी। धन देखिए, धान्य जैसे है। अमीनो सेंटेसिस का था ना, कि जो अमीनो सेंटेसिस शुरू किस लिए हुआ था? वो इसलिए शुरू हुआ था कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन वो बन गया लड़कियों को मारने का एक बहुत बड़ा औजार। उसी प्रकार संपत्ति का अधिकार एक बहुत बड़ी बात है। स्त्री को कुछ तो मिले, उसके नाम कुछ होता ही कभी नहीं, उसे कभी किसी चीज़ का अधिकारिणी ही नहीं माना गया। लेकिन हुआ यह कि एक तरफ दहेज खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ ये है कि संपत्ति का अधिकार भी ससुराल वालों के हाथों में एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। जैसे कि नौकरी पेशा होना, नौकरी पेशा स्त्री की मांग जो की जाती है कि भाई नौकरी पेशा होनी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं कि वो नौकरी पेशा स्त्री पसंद है किसी को, कि वो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, पैसे कमा इसलिए के नहीं। लाएगी। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार में भी ये कि लाओ भाई, अब तो तुम वहाँ वो लोग सब बहुत प्रगतिशील हो जाते हैं जब ये है कि वहाँ लड़के लड़कियां बराबर हैं। बहू के घर में लड़के लड़कियों को बराबर होना चाहिए और अपने घर में बहू को दब के रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि माता पिता का भी इसमें बड़ा हाथ है, जी। क्योंकि माता पिता भी लड़की को केवल दहेज देकर चलता करते हैं, जबकि उसको संपत्ति में अधिकार उसकी शादी से पहले ही दे दिया जाना चाहिए ताकि लड़की आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। बिल्कुल। और उसे किसी के सामने मोहताजी जी। न करनी पड़े। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें भी फिर वही बात आ जाती है। आप देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार अगर शादी के बाद लड़की गई है अपने घर में, तो शायद इस बात का भी बुरा माना जाता होगा कि तुम्हारे अकेले के नाम ही क्यों है ये। अगर पिता ने अपनी बेटी को एक घर दिया और उसके नाम कर दिया, तो ये भी एक बुरा मानने वाली बात है। पति के भी नाम होना चाहिए। तो ये एक तरीके से तो वो धीरे धीरे जा रहा है कहीं और वो, लेकिन संपत्ति का अधिकार बहुत बड़ी बात है। बस होना ये चाहिए कि दहेज बंद हो जाना चाहिए। शुक्रिया शमा जी, आपने बहुत ही जागरूकता भरी बातें दर्शकों को बताई हैं, इसके लिए आभारी।